Hello students, how are you? You are all welcome on the online platform of Bhavna Institute of Science. Today we will talk about the second chapter, Book of Flamingo, the Lost Spring, Stories of the Stolen Childhood, composed by famous writer Anish Jung, born in 1964 in Rourkela. Her mostly education completed in Hyderabad and United States of America. Her childhood and adolescence spent in Hyderabad. Her mother and father both were the authors, and she was a journalist, columnist, and editor in both India and in abroad. I mean, a lost stories is the lost spring, यानी stories of stolen childhood, यानी खोए हुए बचपन की कहानियां. अब यहां एनिश जंग, the author of this chapter, tell the exploitation of the children, यानी बच्चों के शोषण की बात कर रही है. यानी कि खोए हुए बसंत की कहानियां या खोए हुए बचपन की कहानियां. तो सबसे पहले I introduce you about the author Anish Jung, which was born, she was born in 1964 in Rourkela, यानी राउरकेला स्थान पर, and spent her childhood and adolescence, यानी उसने अपना बचपन और किशोरा अवस्था यानी टीनेज कहां बिताई थी? इन हैदराबाद. She received her education in Hyderabad and United States of America, यानी उसने अपनी शिक्षा हैदराबाद और संयुक्त राज्य अमेरिका में कंप्लीट की थी. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, यानी उनके माता पिता दोनों लेखक थे. एनिश जंग began her career as a writer in India, यानी एनिश जंग ने भी भारत में अपना कैरियर जो है वो एक लेखिका के रूप में शुरू किया था, अपने जीवन की शुरुआत की थी. She has been editor and a columnist, यानी कि वह जो मैन मैगजीन्स थे या जो भी न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते थे उनकी एडिटर थी. एंड कॉलमनिस्ट, कॉलमनिस्ट मीन्स होता है स्तंभ लेखिका, फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत और विदेश में. एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने कई पुस्तकों की रचनाएं की थी, लिखी थी. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट, यानी निम्नलिखित अंश या उद्धरण, which is taken from her a book whose titled The Lost Spring, जिसका शीर्षक है खोया हुआ बसंत, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि खोए हुए बचपन की कहानियां, यहां से लिया गया है. Here she analyses, यानी यहां वो विश्लेषण करती है. It is the theme of this chapter, the grinding poverty, grinding यानी घोर अत्यधिक गरीबी, एंड ट्रेडिशंस और परंपराएं, यानी कि उन बच्चों की अत्यधिक गरीबी और जो परंपराएं हैं, विच कंडेम, यानी जो उन्हें बाध्य कर देती है, कंपेल कर देती है या इन्फोर्स करती है, किनको? इन बच्चों को टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण करना. यानी कि ये थीम इसके द्वारा ये बताती है कि उनकी अत्यधिक गरीबी और उनकी सोसाइटी के अंदर प्रचलित जो ट्रेडिशंस है, जो कस्टम्स है, वह उनको शोषण का जीवन जीने के लिए कंडेम्ड करती है, मजबूर करती है, उन्हें बाध्य करती है. अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में. अब जब एक साहिब नाम का लड़का, जिसका पूरा नाम था साहिब ए आलम, विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का मालिक. बट द चाइल्ड इज नॉट अवेयर दैट व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, यानी उसका नाम क्या प्रतिनिधित्व करता है, इसके बारे में बच्चे को पता नहीं था. ही इज अनअवेयर ऑफ हिज नाम, वह अपने नाम का बारे में
जागरूक नहीं है, उससे पता नहीं है कि उसके नाम का मतलब भी ये होता है, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। बट ही इज नथिंग देन अ हम्बल रैग पिकर। साहिब था एक कचरा बीनने वाला, कूड़ा करकट बीनने वाला। उसकी एक बार फर्स्ट मुलाकात होती है ऑथर एनिस यंग से। तो उस दरमियान एनिस यंग और साहिब के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था, उसमें हम यहां इस पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। गार्बेज कहते हैं कूड़े को, करकट को। कि कभी कभी जब मैं इस कूड़े में कुछ तलाश करता हूं तो मुझे कभी 1 रुपया मिल जाता है। Why do you do this, sir? I ask साहेब। तो लेखिका कहती है, मैंने साहिब से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। I ask साहेब, मैंने साहिब से पूछा, whom I encounter, जिससे मेरे अक्सर मुलाकात हो जाती थी। happen often यानी अक्सर हो जाती थी, घटित हो जाती थी मुलाकात। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। स्क्राउंजिंग, स्क्राउंजिंग का मतलब होता है टू गेट समथिंग फ्रॉम समबॉडी बाय आस्किंग, यानी कुछ प्राप्त करना किसी के माध्यम से या किसी के द्वारा मांग करके या भीख के रूप में मांग करके, उसका मतलब होता है स्क्राउंजिंग। और स्क्राउंजिंग का वैसे अर्थ यहां होगा सर्च करना। क्या होगा इसमें यहां? सर्च करना। यानी कि अक्सर उसकी मुलाकात हो जाती थी साहिब नाम के लड़के से, जो कि एक रैग पिकर था। तो वो कहता है फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, यानी कि वह गार्बेज डंप यानी कचरे का ढेर, यानी रबिश पॉइंट। डंप मतलब पॉइंट, डंप मतलब क्या होगा? पॉइंट होगा। उसके बारे में स्क्रॉचिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। उसने कहा कि मेरी मुलाकात अक्सर उसकी हो जाती थी मेरे पड़ोस के अंदर जो कचरे का एक ढेर लगा हुआ था, वहां वह अक्सर कुछ न कुछ ढूंढने के लिए आता था, सर्च करता था। तो मेरी मुलाकात हो जाती थी। तो ऐसा मैंने उससे इस मुलाकात के दौरान पूछ लिया था कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो। तो यहां मैं बताने जा रहा था आपको गार्बेज डंप्स के बारे में। गार्बेज यानी रबिश और डंप्स यानी ढेर या पॉइंट जिसको कहते हैं। साहिब लेट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने काफी समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। बिकॉज देयर वर सो मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड homes, there was no other means for their survival, so they migrated from Dhaka to India in 1971. 1971 में उन्होंने बांग्लादेश के ढाका शहर से भारत की ओर माइग्रेटेड किया था। तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सेट एमिस्ट यानी कि उसका घर मध्य में स्थित था ऑफ द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका की उन हरे भरे खेतों में। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, यानी कि उसका घर हालांकि दूर दूर तक उसकी स्मृति में नहीं है, उससे तो कुछ याद नहीं है। बट हिज मदर ऑफन टेल्स हर, मतलब टेल हिम अबाउट देयर होम्स एंड फील्ड्स एंड व्हाट हैपेंड देम विथ देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, क्योंकि वहां पर कई तूफान आए थे। डेट स्वेप्ट अवे यानी चूक अवे फोर्सफुली यानी बलपूर्वक बहा कर ले गए। देयर फील्ड्स एंड होम्स, उनके खेत और घर। His mother tells him, अक्सर उसकी माँ उससे इसके बारे में बताती है। That's why, यानी इसी कारण they left, उन्होंने अपने घर छोड़ दिए थे, अपने खेत छोड़ दिए थे। Looking for gold in the big city, एक ऐसे बड़े शहरों में जहां पर उन्हें कुछ गोल्ड मिलता हो। गोल्ड क्या मतलब कुछ संपत्ति, कुछ खाने पीने के लिए, सर्वाइव के लिए कुछ कोई साधन मिल जाए। Where he now lives, जहां अब वो रहता है। I have nothing else to do, तो मैंने जब उससे पूछा कि तुम ऐसा कम क्यों करते हो, तो उसने कहा इसके सिवाय मेरे पास कुछ करने को है ही नहीं, मेरे पास कोई साधन ही नहीं है अपनी आजीविका चलाने के लिए। ही मटर्स यानी वह बुदबुदाता है, मरमर करता है। लुकिंग अवे यानी इग्नोरिंग माई वर्ड, यानी मेरे शब्द को इग्नोर करते हुए वो दूसरी तरफ देख लेता है। गो टू स्कूल आई सी, मैंने कह दिया उससे
स्कूल जाओगे? आई से ग्लाइबली, ग्लाइबली का मतलब होता है विथ एप्टनेस, और एप्टनेस मीन्स चतुराई से या चालाकी से मैंने उससे कह दिया, हालांकि मेरा कोई मीन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने यूं ही कह दिया उससे मजाक से या चतुराई से कि क्या तुम स्कूल जाओगे? रियलाइजिंग इमीडिएटली, और तुरंत मुझे ये एहसास हो गया था हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मैंने जो उसको सलाह दी थी वो कितनी हॉलो थी, यानी जिसको कहते हैं खोखली। मेरी मतलब मेरी सलाह में कोई दम नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि इनके लिए यहाँ कोई स्कूल थी ही नहीं, तो ये स्कूल जाएगा कैसा? तो मुझे ये एहसास हो गया कि मेरी ये उसके द्वारा जो सलाह दी गई है वो बिल्कुल खोखली साबित है। There is no school in my neighborhood, तो उसका रिप्लाई आया कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं। When they build one, I will go, जब वे लोग यानी कि the party in power will make the building of school in our locality, then I will go, तब मैं चला जाऊंगा। यानी कि हमारे इस क्षेत्र में या हमारे इस एरिया में जब सत्ता में जो सरकार है, जो पार्टी है, यदि वो कोई स्कूल बनाएगी तो मैं स्कूल जरूर जाऊंगा। तो लेखिका ने भी मजाक करते हुए कह दिया, इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, कि यदि मैं एक स्कूल शुरू कर देती हूं, विल यू कम, क्या तुम आओगे? आई आस्क, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग, थोड़ा मजाक करते हुए मैंने उससे पूछ लिया कि मैं यदि एक स्कूल का यहां कंस्ट्रक्शन करवा देती हूं, क्या तुम आओगे? या हाँ ही से जो कहता है स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, ब्रॉडली यानी खुलकर, यानी उसने खुलकर मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स आई विल कम। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ ही दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा कि वो मेरी ओर दौड़ते हुए आ रहा है। यानी उसे आशा थी कि लेखिका ने हमारे लिए स्कूल तैयार कर दिया होगा, इसलिए वह इस आशा में, इस अपेक्षा में दौड़ता हुआ लेखिका के पास में आता है। इज योर स्कूल रेडी? और आते ही उसने पूछा कि क्या मैम आप स्कूल तैयार हो गया जो आपने हमसे प्रॉमिस किया था? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई सी। मैंने कहा भाई साहब, स्कूल कोई खिलौना तो है नहीं जिसको इतना जल्दी बनाया जा सकता है। एक स्कूल का निर्माण करने के लिए बहुत समय लगता है। एम्ब्रेस्ड यानी शर्मिंदा होते हुए, at having made a promise that was not meant, यानी मैंने जो उससे वादा किया था जिसका मेरा कोई तात्पर्य नहीं था, मैं किसी तरह की कोई स्कूल नहीं बनाना चाहती थी या न मैं उस वादे को पूरा करना चाहती थी, लेकिन वो बच्चा मेरे पास आ ही गया। शायद उसने सोचा कि ये मैम हमारे द्वारा जो हमको इन्होंने वादा किया है वो पूरा करेगी, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाई थी, तो वो लेखिका शर्मिंदगी महसूस करती है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन वो कहती है कि मेरी तरह बहुत सारे वादे अबाउंड यानी भरे पड़े हैं इन एवरी कॉर्नर, यानी हर कोने में ऑफ हिज ब्लीक यानी चीयरलेस नीरस या फीका वर्ल्ड यानी संसार दुनिया, क्योंकि ऐसे गरीब लोगों से बहुत लोग जो है वो प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग, यानी कथनी और करनी में अंतर होता है। गवर्नमेंट बोस्ट करती है, डिंग मारती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, अब अक्सर मेरी उससे मुलाकात हो जाती थी तो मैं कई महीनों से उसको जानने लग गई थी, लेकिन आज तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा कि बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। वैसे बहुत सारे लड़के आते थे वहां रेड पिकिंग करने के लिए, लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं पूछा था। आई आस्क्ड हिम हिज नेम, अब कई महीने जानने के बाद मैंने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, और उसका रिप्लाई क्या हुआ, साहिब आलम। उसने जवाब दिया साहिब आलम, विच मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड का मालिक। ही अनाउंस है, जो घोषणा करता है कि मेरा नाम ब्रह्मांड का मालिक। उसको तो पता नहीं था कि मेरा नाम ये रिप्रेजेंट करता है कि इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। उसने तो यही कहा कि साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मेरे नाम का मतलब क्या निकलता है। ये मतलब तो सिर्फ ऑथर जानती थी, उस लड़के को तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था, जिसके बारे में हालांकि मैंने चैप्टर शुरू के दौरान ही कर दिया था।
इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि उसे इसका मतलब पता होता, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, he would have a hard time believing it. उसे बिल्कुल भी इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी कभी होता है क्या कि साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। वो बिल्कुल भी हमारी इस बात पर विश्वास नहीं करता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, यानी इसके बारे में वो अनअवेयर था, यानी जागरूक नहीं था, अनजान था कि उसका नाम इस बात का प्रतिनिधित्व करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट, वह केवल उस गलियों में विचरण करता है, भटकता है। वंडर विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ में दिन भर। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, यानी कि ये एक सेना थी नंगे पांव वाले लड़कों की। अब पता नहीं वो नंगे पांव क्यों रहते थे। इट वॉज द कस्टम ऑफ देयर और लैक ऑफ मनी। यानी कि वह उसकी एक सेना थी नंगे पांव के लड़कों की। who appear like the morning birds, यानी वो गली में प्रकट हो जाते थे। जिस प्रकार पक्षी आते हैं सुबह दाना चुगने के लिए, कैसे एक साथ आ जाते हैं, उसी तरह वो सारे लड़के जो है कचरा बीनने वाले हमारे गली में आ जाते थे सुबह के साथ टाइम में। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर को फिर गायब हो जाते थे। यानी कि पक्षी भी जो ही धूप शुरू हो जाती है गायब हो जाते हैं, ठीक उसी तरह वो भी सुबह आते और दोपहर होते होते सारे वहां से गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, कई महीनों से आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, अब कई महीने हो गए थे, अक्सर मेरी उन सभी मुलाकात होती रहती थी, तो मैं काफी उनमें से लड़कों को जानने लग गई थी। नेक्स्ट, फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया, व्हाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, यानी आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं, बेयरफुट क्यों वॉक करते हैं। आई आस्क्ड वन, मैंने एक लड़के से पूछा, तो उस लड़के ने क्या बोला, My mother did not bring them down from the shelf. Shelf कहते हैं ताक को, Shelf means ताक या टोड़ जिसको कहते हैं। He answers simply, उसने साधारण सा उत्तर वो देता है कि मेरी माँ मेरी चप्पल जो होती है वो ताक पे रख देती है, उसे कभी नीचे उतारती ही नहीं है। तो even if she did, he will throw them off at another who is wearing shoes that don't match. तो दूसरा लड़का जो पास में खड़ा था वो कहता है कि if his mother takes them from a shelf, he will throw them again. यदि उनकी माँ इसे ताक से उतार करके देगी भी तो भी वो फेंक देगा, पहनेगा नहीं। और वो लड़का जो बोला था उसने भी शूज पहन रखे थे, बट दैट डोंट मैच, लेकिन वो शूज एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे, यानी कि बेमेल जूते, यानी लेफ्ट फीट में अलग था और राइट फीट में अलग, यानी दोनों मैच नहीं हो रहे थे। When I comment on it, जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ, he shuffles his feet, shuffles का मतलब होता है इधर उधर घसीटना अपने पांव, and says nothing, और वो कहता कुछ नहीं है। जब मैंने उसके ऊपर ये टिप्पणी की तो वो केवल अपने पैरों को इधर उधर घसीटता है और कहता कुछ नहीं है। I want shoes, वो कहता है I want shoes, मुझे जूते चाहिए, क्योंकि वह अपने पूरे जीवन में कभी अपने जूतों का मालिक नहीं बना था। He did not become owner of his own shoes in his entire life. Says the third boy, तीसरा लड़का कहता है who has never owned a pair all his life, यानी कि वह अपने पूरे जीवन में कभी एक जोड़ी जूतों का ऑनर नहीं बना। Traveling across the country, I have seen children. अब लेखिका कहती है कि I have traveled many states, districts, villages, and mostly I saw the children walking barefoot on the village roads, cities, mega cities. It is not lack of money. अब वो बेयरफुट रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास पैसों की कमी है, इस वजह से वो ऐसा रहते हैं, ऐसा नहीं है। बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, क्योंकि उन परिवार में ये ट्रेडिशन है कि दे विल रिमेन बेयरफुट, कि वो नंगे पांव रहेंगे। इस वन एक्सप्लेनेशन, यही एक उसका एक स्पष्टीकरण है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, मुझे हैरानी होती है कि ऐसा क्यों होता है। इफ दिस इज ओनली द एक्सक्यूज, क्या यही एक प्रकार का प्रिटेंड है। एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज यानी प्रिटेंड, टू एक्सप्लेन अवे a perpetual state of poverty. Perpetual यानी never ending state यानी condition, poverty
यानी गरीबी, कि क्या यही कभी समाप्त न होने वाली गरीबी की अवस्था का स्पष्ट करने का अच्छा बहाना है? और फिर एक उससे कहानी याद आ जाती है. She remembers a story from the ODP. I remember a story a man from ODP once told me. उसने एक बार ऑथर से कहा था कि एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि जिस समय मैं एक छोटा लड़का था मैं वहां स्कूल जाया करता था एक मंदिर के पास से गुजरते हुए. When his father was a priest, जहां उसके पिता पुजारी थे. क्या थे? पुजारी थे. He would stop briefly, और मोस्टली वो लड़का वहां उस मंदिर के सामने रुक जाता था. ब्रीफली यानी फॉर ए शॉर्ट पीरियड, थोड़े समय के लिए. एंड ही प्रेड टू गॉडेश, और वो देवी से प्रार्थना करता था. क्या प्रार्थना करता था? ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते की. हमेशा जब भी वहां से निकलता देवी के सामने खड़ा होकर के प्रार्थना करता कि मुझे एक जोड़ी शूज दे दे. 30 years later I visited his town. अब लेखिका कहती है कि उस घटना को घटे हुए 30 साल हो गए थे. उसके बाद मैं फिर 30 वर्ष बाद उस शहर में गई थी. वापस मैंने रिविजिट किया था. एंड द टेम्पल, और उस मंदिर पर भी गए, विच वॉज नाउ ड्राउंड, जो कि अब सबमर्ज्ड हो गया था. क्या हो गया था? सबमर्ज्ड यानी डूब चुका था. इन एन एयर यानी इंप्रेशन ऑफ डेसोलेशन यानी बंजर, उजाड़. इन द बैकवर्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रास्ट, और उसका जो पीछे का भाग था, पिछवाड़ा, वहां पर एक नया पुजारी रहते थे. देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पर लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थी. एंड अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा लड़का जो कि स्लेटी रंग की पोशाक पहने हुए था. वियरिंग सॉक्स एंड शूज, उसने मोजे यानी जुराब और जूते भी पहन रखे थे. अराइव्ड पेंटिंग यानी हाँकते हुए वहां पहुंचा. यानी आज की कंडीशन में और 30 साल की जो कंडीशन थी उसमें मैंने बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया था. कि एक बच्चा जो यहाँ जो पुजारी रहते थे, उनका बच्चा अक्सर इस मंदिर के सामने देवी से प्रार्थना करता था कि मुझे एक बार आप एक जोड़ी जूतों के मालिक बना लें. और आज एक लड़का है, इसके पास शूज, जूते, बैग, सब मतलब सॉक्स वगैरह सब कुछ है, लेकिन वह उनकी कदर नहीं कर रहा है, उनकी देखरेख नहीं कर रहा है. अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्री हिज स्कूल बैग, और वो हाथते हुए आया और उसने अपना स्कूल का जो थैला हाथ में रखा था उसको फेंक दिया ऑन ए फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग बेड पर. लुकिंग एट द बॉय, अब मैं जब उस लड़के की ओर देखती हूं मुझे अचानक वो 30 साल पहले की कहानी याद हो जाती है. रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, यानी उस दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आ जाती है. हैड मेड टू द गॉडेस, जिसने देवी के सामने की थी. व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, आखिर में उसे एक जोड़ी जूते मिल ही गए थे. लेकिन फिर भी वो लड़का उस देवी के सामने आकर के प्रे करता है. क्यों? बिकॉज ही प्रेड द गॉडेस दैट आई विल नेवर मिस देम, एंड द गॉडेस ग्रांटेड हिज विश. उसने देवी के सामने प्रार्थना की थी कि अब आपने मुझे जूते तो दे दिए, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में कभी इन जूतों को खो नहीं, ये गायब ना हो. और देवी ने उसकी इच्छा को ग्रांटेड कर दिया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया. तो देखिए, लेट मी नेवर लॉस देम, वो कहता है देवी से कि मैं कभी इन जूतों को खो नहीं. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना को एक्सेप्ट कर लिया, ग्रांटेड एक्सेप्ट कर लिया. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, यानी इस पुजारी के बच्चे की तरह छोटे बच्चे, who wore shoes, जो जूते पहनते थे. बट मैनी अदर्स लाइक द रेग पिकर्स, लेकिन अभी भी बहुत सारे इन कचरा बीनने वाले लड़कों की तरह इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, वो अभी भी बिना जूतों के रहते हैं. नेक्स्ट, माई एक्विंटेंस. एक्विंटेंस का मतलब होता है इंट्रोडक्शन. एक्विंटेंस का मतलब होता है इंट्रोडक्शन. विद द बेयरफुट रेग पिकर्स, यानी नंगे पांव वाले कचरा बीनने वालों का लीड्स ले जाता है मे टू सीमापुरी,
वो मुझे कहाँ ले जाता है? सीमापुरी की ओर ले जाता है। सीमापुरी एज ए सिचुएटेड पेरिफेरी ऑफ द दिल्ली, पेरिफेरी यानी बॉर्डर, बाउंड्री, यानी कि दिल्ली की सीमा पर स्थित है, लेकिन इट इज फार अवे फ्रॉम दिल्ली, लेकिन ये दिल्ली से बहुत दूर है। अब ये बात बता रही है कि वह दिल्ली की सीमा पर स्थित है, फिर भी कि दिल्ली से बहुत दूर है। दिल्ली से बहुत दूर का मतलब है कि इट इज लैक ऑफ ऑल द लग्जरीज एंड नेसेसिटीज एज इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, ड्रेनेज, रोड्स एंड so almost things which are not found in Simapuri, while in Delhi everything is possible. I place the periphery in a border boundary of Delhi, yet miles away from it, यानी जो अभी इससे कई मीलों दूर है, metaphorically यानी लाक्षणिक रूप से। Those who live here, अब यहाँ जो लोग रहते हैं, आर स्क्वेटर्स का मतलब होता है सेटल डाउन इलीगली, यानी कि गैर कानूनी तरीके से जो है वो यहाँ सेटल डाउन हो गए। सेटल डाउन हो गए मतलब बस गए, उन्होंने अतिक्रमण कर लिया यहाँ की जमीन का। फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, यानी कि वो माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया इन 1971। साहिब फैमिली अमंग देम, यानी कि उसमें साहिब का परिवार भी एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुरी एक वाइल्डरनेस क्षेत्र था। वाइल्डरनेस यानी वेस्ट लैंड, यानी बंजर भूमि। यहाँ पर किसी तरह का कोई घर, बस्ती वगैरह या किसी भी तरह की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं थी। इट स्टिल इज, वो अभी भी बंजर है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब खाली नहीं। उस समय बंजर था और खाली भी था, लेकिन अब बंजर तो आज भी है, लेकिन अब वो खाली नहीं है। यहाँ पर ये जो लोग हैं, ये रेक पिकर्स जो है वो आकर के यहाँ सेटल्ड हो गए हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, स्ट्रक्चर ऑफ मड का मतलब होता है यानी झोपड़पट्टियां बनी हुई है, यानी हट्स मेड बाय क्ले, यानी कि मिट्टी की बनी हुई झोपड़ियां, और या फिर टिन सेट वगैरह ऐसे लगे हुए हैं विथ रूफ्स ऑफ टिन, जिनके ऊपर धातु की छत है, एंड तारपोलिन, यानी तारपोलिन का मतलब होता है थिक क्लॉथ, मोटा कपड़ा। डिवॉइड ऑफ सेवेज, यानी डिवॉइड विदाउट, रहित, सेवेज यानी गंदे पानी के निकास की नालियां, ड्रेनेज पानी निकास की नालियां। लिव 10,000 रेक पिकर्स, यहाँ लगभग 10,000 ये कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एनी आइडेंटिटी। दे हैव लिव्ड हियर फॉर 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी परमिट, यानी ये 30 वर्ष से ज्यादा समय हो गया इनको रहते हुए, अब तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया। लेकिन जिस समय ये लेसन पब्लिश हुआ था, उस समय ये जो लेख प्रकाशित हुआ था, इसके अंदर इसमें बताया गया था, तब ये बताया गया है कि उनको यहाँ रहते हुए 30 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया है। तो उनके पास में न कोई पहचान है, यानी कि पहचान का कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास में नहीं है। विदाउट परमिट्स, यानी बिना अनुमति पत्र के, यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट जिसका मतलब होता है, बट विद रेशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर कार्ड्स। लेकिन इनके राशन कार्ड बन गए, जिससे राशन कार्ड बनाने से वोटर जो लिस्ट होती है उसके अंदर इनका नाम आने लग गया। यानी कि जो पार्टी सत्ता में आती है तो वो क्या करती है, इनके राशन कार्ड बनवा देती है। राशन कार्ड बनवाने से इनका नाम वोटर कार्ड में चढ़ जाता है, और जिससे कि वो वोट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और इनको पार्टीज क्या करती है, थोड़ा सा ये लालच दे देती है कि आप लोग जो है वो राशन का गेहूं वगैरह जो है वो सस्ते पैसों में खरीद लो, और वो पार्टी अपने वोट उनसे ले लेती है। तो देयर नेम्स ऑन द वोटर लिस्ट एंड एनेबल देम, जो कि उन्हें कैपेबल कर देती है, सक्षम बना देती है टू बाय ग्रेन, यानी अनाज खरीदने के लिए। फूड इज मोर इंपोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, यानी वो कहते हैं कि हमारी पहचान के बजाय हमारे जीवित रहने के लिए भोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पहचान कोई मायने नहीं रखती है, यानी हमें जिंदा रहना है तो हमें पहचान की जरूरत नहीं है, सिर्फ भोजन की जरूरत है। यानी कि उनकी कंडीशन जो है वो बड़ी खराब थी। फूड इज मोर इंपोर्टेंट। अच्छा, इफ एट द एंड ऑफ द डे, वो कहते हैं कि यदि दिन के अंत में वी कैन फीड आवर फैमिलीज, यदि हम हमारे परिवार को खाना खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड, और बिस्तर पे चले जाते हैं, विदाउट एन एकिंग स्टोमक, यानी पेट दर्द बिना महसूस किए, यानी कि शाम को भूखे सो जाते हैं तो पेट दर्द होता है, तो हम चाहते हैं कि भले ही सुबह हमें फूड ना मिले, बट एट द इवनिंग टाइम if we can feed our families and
go into bed without aching stomach, यानी कि बिना पेट में दर्द महसूस किए यदि हम शाम को सो जाते हैं, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, तो वो कहते हैं कि हम इन्हीं जगह पर रहना चाहेंगे उन खेतों के बजाय जहां पर वो खेत तो है लेकिन जहां पर हमें खाने को अनाज नहीं मिलता है, तो उन खेतों में रहने की बजाय हम ऐसी जगह पर रहना चाहेंगे जहां पर हम अपने परिवार को फुल भोजन तो नहीं लेकिन एक टाइम भी यदि भोजन करा सकते हैं वो हमारे लिए अधिक अच्छा रहेगा। से ग्रुप ऑफ वुमेन, ऐसी बात ये एक महिलाओं का दल कहता है, टेटेड साड़ी, जिन्होंने की फटी हुई साड़ी पहन रखी थी। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब मैंने उनसे कहा कि आप लोगों ने अपने वो हरे भरे खेत सुंदर और नदियों वाले क्यों छोड़ दिए थे, तो उन्होंने कहा wherever they find food, कि जहां कहीं भी उन्हें भोजन मिल जाता है, they pitch their tents, यानी वहां वो अपने तंबू लगा देते हैं, that become transit homes, जो कि उनके ट्रांजिट यानी अस्थायी टेम्पररी घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन them, बच्चे उन्हीं तंबुओं में या टेंट के अंदर बड़े होते हैं। एंड बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वह भी जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, यानी कि सर्वाइव मतलब सीमापुरी के अंदर जीवन बिताना या रहने का मतलब है कि भाई ये लोग कौन से लोग, ऑटोमेटिकली पहचान लेते हैं कि कहां से बिलोंग करते हैं या किस गली से बिलोंग करते हैं, और उनको रिप्लाई मिलता है कि सीमापुरी, इट मीन्स दे आर रैग पिकर्स, यानी वो कचरा बीनने वाले हैं। थ्रू द इयर्स, इन वर्षों के दौरान, इट हैज एक्वायर्ड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब होता है शेप, और शेप का मतलब होता है स्वरूप, ऑफ फाइन आर्ट यानी ललित कला का। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी कि ये कचरा जो होता है उनके लिए सोने के समान है, यानी कि इसी के द्वारा उनके डेली ब्रेड मिलता है, यानी इसमें कुछ न कुछ जो मिलता है उसको बेच करके वो कुछ अपने लिए अनाज खरीद पाते हैं या रोटी खरीद पाते हैं या फिर कभी पैसे भी मिल जाते हैं इन कचरे के ढेर में। इट इज डेली ब्रेड, ये उनका रोजाना का रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, वो मानते हैं कि हमारे ऊपर, सिर के ऊपर एक छत होनी चाहिए, चाहे दैट रूफ इज लीकिंग और नॉट, चाहे वो छत चाहे रिस रही है या नहीं भी रिस रही है, बट इट इज अ बेटर विदाउट रूफ, लेकिन वो रिसने वाली छत भी बिना छत से अधिक अच्छी है उनके लिए। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, चाहे वो रिसने वाली छत है, बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए इट इज इवन मोर, यानी कि यह इससे भी अधिक है। नेक्स्ट, आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, यानी कि साहिब कहता है लेखिका से कि कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, इवन ए 10 रुपीज नोट, और कभी कभी 10 रुपए का भी नोट मिल जाता है। तो हम लोग उसमें ये सर्च करना बंद नहीं करते हैं, क्योंकि वी हैव होप टू गेट समथिंग मोर, यानी कि हमें कुछ और अधिक पाने की इच्छा होती है। साहिब कहता है his eyes lighting up, यानी उसकी आंखें चमक उड़ती है जिस समय वो कहता है when you can find a silver coin in a heap of garbage, कि मान लो आपको कचरे के ढेर के अंदर कोई चांदी का सिक्का मिल जाता है, तो आप कभी उसको तलाश करना बंद नहीं करोगे। क्यों? आपको ये आशा रहती है कि शायद अब की बार गोल्ड कॉइन मिल सकता है। यू डोंट स्टॉप स्काउजिंग, यानी कि आप उसकी तलाश करना बंद नहीं करेंगे। फॉर देयर इज ए होप फाइंडिंग मोर, क्योंकि आपको और अधिक पाने की इच्छा होती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट, यानी बच्चों के लिए कचरा अलग अर्थ प्रदान करता है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, और इनके पेरेंट्स के लिए अलग अर्थ प्रदान करता है, क्योंकि बच्चों के लिए तो ये गार्बेज एक वंडर है, आश्चर्य है, और वो कौतूहल बस उसकी तलाश करते रहते हैं। लेकिन बड़ों के लिए इसका अर्थ अलग है, क्योंकि यही उनका मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, यानी कि जीवित रहने का मतलब साधन है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ये आश्चर्य में लिपटा हुआ, रैप्ड यानी लिपटा हुआ, कवर्ड। फॉर द एल्डर्स, और बच्चों के लिए बुजुर्गों के लिए इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल,
यानी कि यह उनकी जीविका का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन सर्दियों की सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, मैंने साहिब को देखा जो कि हमारे नेबरहुड क्लब में एक मतलब 4 दीवारी बनी हुई थी और वह एक क्लब बना हुआ था, उसके अंदर वह उसकी ओर देख रहा था। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, वह 2 युवा लोगों को देख रहा था जिन्होंने सफेद पोशाक पहन रखी थी, प्लेइंग टेनिस, और वो टेनिस का खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, यानी वह गुनगुनाता है। क्या गुनगुनाता है? कि मुझे ये खेल अच्छा लगता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड डिफेंस, हालांकि वह उस बाड़ के पीछे खड़ा होकर के देख करके भी अपने आप को सेटिस्फाई मानता है। उसको पता है कि इट इज फार फ्रॉम माई रीच, यानी कि यह मेरी पहुंच से दूर है, क्योंकि he was so poor and the material of that tennis which was impossible for him to buy from the market. And next देखिए, I go inside when no one is around, यानी जब यहां आसपास कोई नहीं होता है तो मैं इसके अंदर चला जाता हूं। He admits, वो स्वीकार करता है। The gatekeeper lets me use the swing, वो कहता है कि यहाँ का जो वॉचमैन है, गेट कीपर जो है, वो मुझे इस झूले का प्रयोग करने देता है कि तुम झूला खा सकते हो। नेक्स्ट, साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज, साहिब ने भी टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे थे उस दिन, जो कि बहुत ही विचित्र लग रहे थे, स्ट्रेंज, विचित्र। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, डिस्कलर्ड यानी फेडेड, रंग उड़े हुए कमीज के ऊपर, एंड शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है हाफ पैंट। हाफ पैंट मीन्स नेकर। समवन गिव देम टू मी, वो कहता है कि किसी ने मुझे दिए थे। ये टेनिस के शूज किसने दिए थे? कि मुझे किसी ने दिए थे। बिकॉज देयर वॉज ए होल इन वन शूज, एक जूते के अंदर एक छेद हो गया था। He says in a manner, sorry, हाँ, he says in the manner of explanation, यानी कि जो वो ये बात मुझे कहता है वो बहुत ही स्पष्टीकरण के तरीके से कहता है। The fact that they are discarded, यानी abandoned, त्यागे हुए, किसी ने छोड़ दिए थे, of some rich boy, किसी धनवान लड़के के द्वारा। क्यों? एक शूज के सोल के अंदर एक छेद आ गया था। अब धनवान लोगों को क्या फर्क पड़ता है? वो ये छेद वाला जूता नहीं पहनना चाहते हैं, इसलिए उसने ये जूते साहिब को दे दिए थे। Who perhaps refused to wear them, शायद उसने उन्हें पहनने से इनकार कर दिया था, because of a hole in one of them, क्योंकि एक शूज के अंदर एक छेद था, इस वजह से उसने पहनने से इनकार कर दिया। Does not bother him, लेकिन साहिब को ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि he never became owner of his own shoes, अपने स्वयं के जूतों का कभी मालिक ही नहीं बना था। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, जो कि हमेशा नंगे पांव घूमता था, और अब जबकि वह एक जोड़ी जूतों का मालिक बन जाता है, यानी कि अब उसे लगता है कि मेरा ड्रीम जो है वो फुलफिल हो गया है, यानी कि पूरा हो गया है। But the game he is watching so intently, यानी attentively, यानी ध्यान पूर्वक जो सुन रहा है या मतलब देख रहा है, is out of his reach, जो कि उसकी पहुंच से दूर है। This morning साहिब is on his way to the milk booth, यानी मिल्क शॉप, मिल्क बूथ यानी मिल्क की जो शॉप थी दूध की, वहां वो जा रहा था। रास्ते में मेरी उससे मुलाकात हो गई। In his hands is a steel canister, और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था। I now work in a tea stall down the road, वो कहता है आगे मैं अब एक चाय की दुकान पे कार्य करता हूँ। An owner of the shop pays me full meal and 800 rupees, वो कहता है कि इस दुकान का मालिक मुझे 800 रुपए और भरपेट भोजन खिलाता है। I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? तो मैंने कहा कि क्या उसे काम करना अच्छा लगता है? I asked, मैंने पूछा। His face I see, मैंने देखा उसका चेहरा has lost the carefree look, उसके चेहरे से स्वतंत्रता के भाव गायब थे, because he was no more his own master, यानी कि वह
अपना खुद का मालिक अब नहीं रहा था. His master was the shopkeeper who paid him 800 rupees and full food, यानी जो पूरा भोजन उसे देता था वह जो है उसका मालिक था. The steel canister seems heavier than the plastic bag, यानी कि वो स्टील का कैनिस्टर उस प्लास्टिक के बैग से उसे भारी लग रहा था. He would carry so lightly, यानी कि वह उस स्टील के कैनिस्टर को प्लास्टिक के बैग को बहुत ही हल्केपन से ले जाता था. ओवर ही शोल्डर, अपने कंधों पर. द बैग वाज ही, जब वो बैग तो उसका था. द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और वो कैनिस्टर उस दुकान के मालिक का था. साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर, यानी कि साहिब अब खुद का मालिक नहीं रहा था. अब इसमें इसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ये बता रहे हैं कि साहिब जो है वो अपना खुद का मालिक नहीं रहा, यानी कि अब पहले तो वो फ्री था लेकिन अब वो उसका गुलाम बन गया है. किसका? उस मिल्क बूथ का. अब उसके मन में यह विचार आता है, इट इज बेटर रैन इन द हेल देन सर्व इन द हेवन, यानी कि ये उसके एक्सप्रेशन से पता लगता है कि इट इज बेटर रैन इन द हेवन, रैन इन द हेल देन सर्व इन द हेवन, यानी कि नरक में शासन करना अच्छा है स्वर्ग में सेवा करने की बजाय. तो ये कहानी जो है ये अपनी जो साहिब आलम जो था उसकी जो है ये अपन यहीं समाप्त करते हैं. और अगला जो चैप्टर मतलब इसकी सेकंड स्टोरी जो है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे. आपको धन्यवाद. You are all welcome again in our next class. Thanks. I will see you soon. Okay.